हेलो चिल्ड्रन, आज हम पढ़ेंगे पाठ 10 कामचोर। बड़ी देर के बाद वाद विवाद के बाद ये तय किया माता पिता ने कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाएगा और ये बच्चे जो मोटे मोटे होते जा रहे हैं बैठे बैठे, जो कोई काम नहीं करते, अब से ये अपना अपना काम स्वयं किया करेंगे। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि तुम लोग कुछ नहीं, इतने सारे हो, सारा दिन उधम मचाने के सिवा कुछ नहीं करते हो। और सचमुच उन बच्चों को फिर ख्याल आया कि क्यों ना हम काम नहीं करते, क्यों ना किया जाए कोई काम, तुरंत हिलजुल कर पानी पिया जाए। और हिलने में धक्के लग तो जाते ही हैं। तो ऐसा ही हुआ, जब वे सब एक साथ मिलकर पानी पीने गए तो घर का जो सुराही, मटके इत्यादि थे, वो सब टूटे-फूटे दिखाई देने लगे, इधर-उधर गिरे। और मैं के चक्कर में पूरा पानी फर्श पर था और बच्चे गीले हो चुके थे और पानी किसी के हिस्से में नहीं आया था। कपड़े भीगे थे सो अलग। अब अम्मा को लगा कि क्या ये भला काम करेंगे? तो अब्बा हुज़ूर ने कहा, कैसे नहीं करेंगे? देखो जी, काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हरगिज़ नहीं मिलेगा। जब सबने इस दुहाई को सुना तो वे सब तैयार हो गए शाही फरमान को सुनते ही काम करने के लिए, क्योंकि खाना तो सबको खाना था। बहुत से काम हैं जो तुम कर सकते हो। मिसाल के लिए, ये दरी कितनी मैली हो रही है, आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है, पेड़ों में पानी देना था। मुफ्त तो ये काम करवाए नहीं जाएंगे। तुम सबको तनख्वाह भी मिलेगी। अब्बा हुजूर ने तनख्वाह का लालच दिया। अब मियाँ ने कुछ काम बताए और दूसरे कामों का हवाला भी दिया। मालिक को तनख्वाह मिलती है, अगर सब बच्चे मिलकर पानी डालें तो हे खुदा के लिए नहीं, घर में बाढ़ आ जाएगी। अम्मा ने याचना की, फिर भी तनख्वाह के सपने देखते हुए हम लोग काम पर तुल गए। यानी बच्चों ने काम करना शुरू किया। सबसे पहला काम दरी झाड़ना। दरी में इतनी धूल थी, बहुत धूल थी, वो धूल पूरे चारों आसमान में, पूरे घर के आंगन में, बच्चों के ऊपर जमती चली गई। बच्चों ने कोने पकड़े दरी के और कुछ ने धुआंधार लकड़ियों से उसको धुनना शुरू कर दिया। अब तो भैया घर का हाल देखने लायक था। आंगन में चारों ओर धूल पड़ी हुई थी। उनकी इस हरकतों को देखकर अब्बा हुजूर बड़े नाराज हुए। तो बच्चों ने सोचा, क्यों ना इस कचरे को साफ कर दिया जाए जो हो गया है। तो कचरा साफ करने के लिए उन्होंने झाड़ू ढूंढी। झाड़ू थी एक। अब उस झाड़ू के कितने टुकड़े हुए, जितने बच्चे उतने टुकड़े। अब उस एक एक तिनके से वो धूल साफ करने लगे। किंतु धूल कहाँ साफ होने वाली थी एक एक तिनके से। धूल और चारों ओर आसमान में और आंगन में छा। अब उन्होंने सोचा, झाड़ू लगाने से धूल उड़ रही है तो ऐसा करते हैं, थोड़ा पानी आंगन में छिड़क लिया जाए। अब ऐसा ख्याल आते ही तुरंत दरी पर पानी छिड़का गया। एक तो वैसे ही धूल से अटी हुई थी और पानी पड़ते ही सारी धूल जो थी वो कीचड़ में बदल गई। अब बच्चों को आंगन से निकाल दिया गया। आंगन का ऐसा हाल करने पर अब वो चले कहाँ चले? पेड़ों में पानी देने का काम। सारे घर की बाल्टी, लोटे, तसले, भगोने, गिलास, जितनी भी पतीलियाँ थीं, सब एक एक बच्चे ने उठा ली और जिसे जो चीज़ मिली, डोंगे, कटोरे तक, उनसे भी पानी डालने के लिए वो ले गए। अब सब लोग नल पर टूट पड़े। यहाँ भी वही घमासान मची। क्या मजाल जो एक बूंद पानी भी किसी के बर्तन में आ सके। ठूसम ठास किसी बाल्टी पर पतीला, पतीले पर लोटा, भगोने, डोंगे सब फैले पड़े थे। पहले तो धक्के चले, फिर कहानियां चली और फिर बाद में बर्तन चलने लगे। फौरन बड़े भाइयों, बहनों, मामुओं और दमदार मौसियों, फूफियों की कुमक फौज भेजी गई। फौज मैदान में हथियार फेंककर, पीठ दिखाकर भाग गई। कहने का मतलब कि वो लोग समझ ही नहीं पाए क्या हो रहे हैं और बच्चों के आगे उन्हें हार माननी पड़ी। इस धींगा मुश्ती में कुछ बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए। अब उन्हें नहलाना पड़ा। नहलाना उन्हें बहुत बड़ा काम था। उन्हें नहलाने के लिए जो नौकरों की संख्या थी, वर्तमान संख्या, वो भी कम पड़ गई। पास के बंगले से नौकर बुलाए गए। अब अगला काम क्या था? अगला काम था मुर्गियों को हाँकना, उन्हें दड़बे में बंद करना। अब ये दड़बे दड़बे करते हुए वो लोग मुर्गियों को बंद करने के लिए भागे। तो अब मुर्गियों तो थी, वो तो ऐसा लग रहा था जैसे भड़क गई हों। ऐसा लग रहा था बच्चों को जैसे उन्हें किसी ने उनके खिलाफ भड़का दिया है। कोई मुर्गी इधर भागी, कोई मुर्गी उधर भागी। एक तो भाई खीर के कटोरे में पैर रख कर के खीर के प्यालों को तोड़ती हुई भाग गई। और खीर कहाँ चली गई? तूफान गुजरने पर पता चला कि प्याले खाली हैं और सारी खीर दीदी के कामदानी के दुपट्टे पर और ताजे धुले सिर पर लगी हुई है। अब एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले हुए पानदान पर कूद पड़ा।
कत्थे चूने में लुथड़े हुए पंजे लेकर नानी अम्मा की सफेद दूध जैसी चादर पर छापे मारता हुआ निकल गया। लो भाई, ये मुर्गे ने काम कर दिया। एक मुर्गी दाल की पतीली में छपाक मारकर भागी और सीधी जाकर मोरी में जा गिरी। और जैसे ही फिसली तो उसका जो कीचड़ था, वहीं पर मौसी जी अपना मुंह धो रही थी। मुंह क्या धोती, कीचड़ भी उनके मुंह पर जा लगा। और मुर्गियां जो थी वो बेनकेल का ऊंट जैसे भागी जा रही थी चारों तरफ, एक भी दड़बे में जाने के लिए जैसे तैयार ही नहीं थी। अब इधर किसी को सूझी कि जो भेड़ें आई हुई हैं, लगे हाथों उन्हें भी दाना दे दिया जाए। अब भेड़ों की बारी आई। दिन भर की भूखी भेड़ें दाने का सूप देखकर तो ऐसी चपटी कि उनको रोक पाना बड़ा मुश्किल था। लष्टम पष्टम तख्तों पर चढ़ गईं। पर भेड़ चाल तो मशहूर होती है ना, उनकी नज़र तो बस दाने के सूप पर थी। पलंगों को पलांगती हुई, बर्तन लुढ़काती हुई साथ साथ चढ़ गईं। तख्त पर बानी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था, जिस पर गोखरी, चंपा और सलमा सितारे रखकर बड़ी दीदी मुगलानी बुआ को कुछ बता रही थी। भेड़ें बहुत ही निसंकोच सबको रोनती मैंगनों का छिड़काव करती हुई वहीं से निकल गईं। अब जब तूफान गुजर चुका था तो लगा कि जर्मनी की सेना टैंकों और बमबारी सहित उधर से छापे मारकर गुजर गई हो। जहां जहां से सूप गुजरा, भेड़ें शिकारी कुत्तों की तरह सूंघती हुई वहीं पर चल पड़ी। हज्जन माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह उठा के सो रही थी। उन पर से जो भेड़ें दौड़ी तो न जाने वह सपने में किन ख्यालों के महल बुन रही थी और चिल्लाने लगी, मारो मारो। इतने में भेड़ें जो थी वो सूप को छोड़कर तरकारी वाली के पास गई। देखा कि तरकारी जो है वो तोल तोल कर रसोइये को सब्जियां दे रही हैं, ठीक है। तो अब वो उस तरकारी वाली की जो सब्जियां थी उन पर झपट पड़ी। तरकारी वाली ने उनका उसका विरोध किया, लेकिन अब वो कहाँ रुकने वाली थी। उन पर तो मार का भी कोई असर नहीं हुआ और वो तरकारी वाली की सारी तरकारियों को चट कर गई। सारी मटर, सारी भाजी भेड़ों के पेट में जाकर छुक गई। अब कुछ बच्चों ने सोचा, ये तो भेड़ों की बात रही, कुछ बच्चों ने सोचा क्यों ना चलो भैंस का दूध निकाल करके एक काम कम कर दिया जाए। तो अब वो भैंसों के पास गए। अब भैंसों का दूध दोहने के लिए वो धुली बेधुली बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थनों पर पिल पड़े। भैंस एकदम जैसे चारों पैर जोड़कर उठी और बाल्टी को लात मार दिया और दूर जा खड़ी हुई। अब उन्होंने तय किया कि भैंस के पैरों को बांध दिया जाए। आगे के पैर और पीछे के पैरों को बांध देंगे। और बांधने पर उन्होंने क्या किया, अ, झूले की रस्सी ली और उससे चाचा जी जिस चारपाई पर बैठे हुए थे उस चारपाई से उसके पैरों को बांध दिया गया। और जैसे ही आगे वाले पैर बांधे जाने लगे तो भैंस चौकन्ना हो गई और छूट कर जो भागी। तो पहले चाचा जी समझे कि शायद कोई सपना देख रहे हैं। फिर चारपाई पानी के ड्रम से टकराई और पानी छलक कर गिरा तो समझे कि आंधी तूफान आ गया है, साथ में भूचाल भी आया होगा। फिर जल्दी ही उन्हें समझ में आई बात और वो पलंग की दोनों पार्टियों को पकड़ कर खींचे चले जा रहे थे। उनका बड़ा बुरा हाल था, रोके ना रुके और चलते ना बने। अब यहाँ बड़ा मज़ा ये आ रहा था कि भैंसें भागी जा रही थी और पीछे-पीछे चारपाई और उस पर बैठे हुए थे बेचारे चाचा जी। अब बच्चों ने सोचा एक गलती ये हो गई कि बछड़ा तो खोला ही नहीं, इसलिए जल्दी से अब बछड़े को खोल दिया गया। तीर बिल्कुल निशाने पर बैठा और बछड़े की ममता में व्याकुल होकर भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा दिया। बछड़ा तत्काल दूध पीने लगा और धोने वाले गिलास कटोरे लेकर लपके, क्योंकि बाल्टी तो छपाक से गोबर में जा गिरी थी। बछड़ा फिर से बागी हो गया और फिर से भागने लगा। कुछ दूध जमीन पर, कुछ कपड़ों पर, दो चार धारें गिलास में, कटोरे में। अब बाकी बछड़ा पी गया। यह सब कुछ ही मिनटों में हो गया कि कुछ पता ही नहीं चला। घर में तूफान सा आ गया था। ऐसा लग रहा था मानो चारों तरफ घर में मुर्गियां, भेड़ें, तसले, बाल्टियां, लोटे इत्यादि हैं। अब अम्मा को गुस्सा आया और अम्मा ने आगरा जाने के लिए सामान बांधना शुरू कर दिया। और उन्होंने कहा कि या तो बच्चा राज कायम कर लो या फिर मुझे ही रख लो। अम्मा ने चुनौती दी कि मैं अपने मायके चली जाऊंगी। अब इस चुनौती से डरकर तो भैया पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया गया और ये अल्टीमेटम निकाला कि अगर घर के किसी भी बच्चे ने किसी भी चीज को हाथ लगाया तो बस उसका रात का खाना बंद कर दिया जाएगा। अब ये लीजिए,
इन्हें किसी करवट शांति नहीं। हम लोगों ने भी निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, हम हिलकर पानी नहीं पिएंगे। यानी कि बच्चे समझ गए कि हम काम करें तो मुश्किल है, नहीं करें तो मुश्किल है। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए उन्होंने फिर से एक बार यह सोच लिया कि अब हम आज के बाद किसी काम को हाथ नहीं लगाएंगे।